बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक मरीज़ अपने सही डॉक्टर के पास समय से पहुंच ही नहीं पाता। वो सालों साल इधर उधर दिखाता रहता है और जब तक वो अपने स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और वो उसकी बीमारी या तो लाइलाज हो चुकी होती है या उसके अंदर कुछ इरिवर्सिबल डैमेजेस हो चुकी होती है। आज हम अपने पहले पॉडकास्ट में ऐसी ही कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही कुछ इश्यूज़ डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में मेडिसिन किस लेवल पर है, क्या क्या सुपर स्पेशलिटीज़ हैं और कैसे आगे डेवलपमेंट हो रही है और इन सुपर स्पेशलिटीज़ से कैसे इन मरीज़ों को मदद मिल रही है। तो मेरा नाम डॉक्टर गौरव है, मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर स्मिता हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी ही कुछ बातों के बारे में। डॉक्टर स्मिता इज़ अ पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट एट वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल एंड BLK Max Hospital, Delhi. Over the years, she has written various chapters and authored books and various publications in national and international journals. So without wasting much time, I would welcome Dr. Smita and we'll start our question answers. So my first question to you, ma'am, is that why there is a need of exclusive pediatric endocrinology when we used to see that earlier only a MD medicine used to take care of all the problems of adults and kids as well. Thank you, Dr. Gaurav, for inviting me to the podcast. Simple answer, a child is not a small adult. बच्चे में पैदा होने से adolescence complete करने तक there is a whole range of fluctuation of hormones. जब आप adult हो जाते हैं आपके fluctuations कम हो जाते हैं. So you need a pediatrician जिसने उसके बचपन से लेके adolescence तक की वो पढ़ाई करी हो कि उसे पता हो कि किस स्टेज पे, किस एज पे कौन से हार्मोन्स बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स हैं. एंड द हार्मोनल प्रॉब्लम्स बच्चों की और एडल्ट्स की आर कंप्लीटली डिफरेंट. देयरफॉर द ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट, अप्रोच डिफरेंट है. देयरफॉर डॉक्टर्स भी डिफरेंट ही होंगे. जिसने मेडिसिन पढ़ा है वो एडल्ट्स को ट्रीट करेगा, जिसने पीडियाट्रिक्स पढ़ा है वो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनेगा. Thank you for your very elaborate answer. And now my second question to you is that me being a pediatric ortho, I would like to know in what all conditions do you need to consult or take opinion of a pediatric ortho? That's a very, very good question. So pediatric ortho, wide number of conditions जो bone से related है. Because you have to see, bone is a very active organ. वो बढ़ता रहता है बचपन में. बट किस पॉइंट पे मुझे आई हैव टू डिसाइड कि अब मेडिसिन से आगे वो कंडीशन नहीं सॉर्ट आउट होगी इज व्हेन आई नीड अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन. मोस्ट कॉमनली हम जो इंडिया में देखते हैं वो है रिकेट्स, जहाँ पे हड्डी का शेप चेंज हो जाता है, बोइंग हो जाता है, कर्विंग हो जाता है. एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि विटामिन डी से हड्डी की सारी दिक्कतें जादू से ठीक हो जाती है, जो एक हद तक सही भी है. इफ इट इज ओनली विटामिन डी रिलेटेड इट कैन क्योर, बट देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर रिकेट्स. It can be vitamin D deficiency rickets, it can be vitamin D resistant rickets, it can be phosphate related rickets. And after a point, there is correction will not happen because of medical management. So जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने metabolically आपके सारे phosphate, calcium, vitamin D सब ठीक कर दिया है, तब भी हड्डी सीधी नहीं हो रही है, is when I need a pediatric orthopedician who will intervene and do a surgical procedure to correct the shape of the bone. इसके अलावा कंडीशंस होती हैं जो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं कभी कभी, जो विच प्रेजेंट इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, समटाइम्स इन इंट्रा यूट्राइन ऑल्सो. जब बच्चा माँ की वूम में होता है तब भी बोन के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. इट्स अ कंडीशन कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, वेयर द बोन्स आर सो फ्रेजाइल कि वो जोर से पकड़ने पे भी टूट जाते हैं, बच्चे को गिरने की जरूरत नहीं है. तो हियर इज अ 50-50 बैलेंस बिटवीन अ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन. क्योंकि मेरा काम होगा मेडिसिन से, दवाइयों से, इंजेक्शन से हड्डी को स्ट्रॉन्ग करना, एंड इनका काम होगा वो स्ट्रॉन्ग होते हुए हड्डी को स्टेबलाइज करना, वो चाहे रॉड से हो, प्लेटिंग हो, कास्टिंग हो, दैट विल बी हिज. इनके अलावा और बहुत कंडीशंस हैं, रेयर कंडीशंस हैं, बट
जो ट्रीटेबल हैं। डिस्प्लेजियाज होती हैं, स्केलेटल डिस्प्लेजियाज, जिसमें हड्डियों का शेप खराब होता है, डेंसिटी खराब होता है। तो एक पार्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना मेडिकल मैनेजमेंट से, दूसरा पार्ट होता है सर्जिकली उनके शेप को ठीक करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हम बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। सिर्फ दवाई देना एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट ये है कि हम उन्हें सोशली वायबल बनाएं ताकि वो वापस सोसाइटी में इंटरैक्ट करें, स्कूल जा सके, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एक्टिविटीज कर सके फिजिकली, which is a combination of medical and surgical therapies. So dysplasias, achondroplasias, dyschondroplasias, fibrous dysplasias, ये इतने सारे conditions हैं जिसमें I always take the opinion of a pediatric orthopedician and his input is invaluable. तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन की ओपिनियन चाहिए होती है और एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन चाहिए होती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिक करते हैं जिसमें एक पीडियाट्रिक एंडो, पीडियाट्रिक ऑर्थो और एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है। सो हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक ऑर्थो एंडो क्लिनिक बोलते हैं। इसके फ़ायदे आज हम जानेंगे डॉक्टर स्मिता से कि क्या फ़ायदा है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिक का, क्या फ़ायदा है एक बच्चे को 3 डॉक्टरों को एक साथ देखने का। So the idea of this pediatric ortho endo clinic इसलिए शुरू किया हमने क्योंकि पहले एक बच्चा आता था या तो डॉक्टर गौरव के पास या मेरे पास, हम में से एक देखता था, दूसरे के पास रेफर करता था। बच्चा 4-5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद जाता था, फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था। तो बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट होता था। सिंस वी स्टार्टेड दिस ऑर्थो एंडो क्लिनिक, पेरेंट्स को बच्चे के लिए इट्स अ लॉट ऑफ टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग एक्सपीरियंस। एक ही कमरे में हम दोनों साथ मिलके देखते हैं, हम साथ पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक टीम बना के काम करना पड़ता है। पीडियाट्रिक एंडो को पीडियाट्रिक ऑर्थो की ज़रूरत होती है, पीडियाट्रिक ऑर्थो को पीडियाट्रिक एंडो की ज़रूरत होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्थो एंडो क्लिनिक का। लाइक यू वुड रिमेंबर कि हमने ऑर्थो एंडो क्लिनिक इसलिए शुरू किया था क्योंकि पहले पेरेंट्स बच्चे को लेके आपके पास आते हैं या मेरे पास आते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं, फिर दूसरे के पास भेजते हैं, फिर वो तीसरी बार जाते हैं फिजियोथेरेपी। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उस पेशेंट को कई दिन लग जाते हैं। जब से हमने कॉम्प्रिहेंसिव अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है ऑर्थो एंडो, एक ही साथ पेरेंट्स को, पेशेंट्स को ये समझ आ जाता है कि हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या है, हम मेडिसिन क्या देंगे, आप सर्जरी कब और क्यों प्लान कर रहे हैं, और हमें फिजियोथेरेपी का प्रोसेस क्या है। तो एक ही साथ सब कुछ कवर हो जाता है, क्लैरिटी मिलती है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। ऑल्सो दूसरी बात है कि हमारे पेशेंट्स को भी कभी कभी ये याद रहता है कि बोन डिजीजेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ ठीक हो जाता है, कभी हमें मेडिसिन देना पड़ता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं। सो द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट गोज साइड बाय साइड। पहले हम बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आप सर्जरी प्लान करते हो, सर्जरी के बाद फिर हम बोन्स को, वी हैव टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, और साथ में फिजियोथेरेपी। तो जब ये क्लिनिक एक साथ होता है तो सबका पोर्शन, पार्ट्स क्लियर होता है, हमें आपस में भी क्लियर होता है, पेशेंट्स को भी क्लियर होता है कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे क्या कर रहा है, एंड हमारा टाइमलाइन क्या रहेगा फॉर ट्रीटमेंट। सो आई थिंक इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, and a lot of brings about a lot of clarity for us and the patient as well. बहुत बार मैंने रियलाइज़ किया है कि जिस पेस से मेडिकल ब्रांचेस डेवलप कर रही है, मेडिसिन डेवलप कर रही है, उतनी ही तेज़ स्पीड से मरीज़ की अंडरस्टैंडिंग ग्रो नहीं कर रही है, एंड दे डोंट रियली नो कि किसको कंसल्ट करना है, हमारी बीमारी के लिए बेस्ट डॉक्टर कौन है, हमें किसको अप्रोच करना है। और एक गैप क्रिएट हो रहा है, देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट एंड द लेवल ऑफ मेडिसिन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन टुडेज डे एंड एज। सो आई वांट टू आस्क यू हाउ टू डिक्रीज दिस गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग between the patient and the technology. It's very true. Science is progressing very, very rapidly.
newer treatment modalities are coming up every year. I think, but Dr. Gaurav, we are in a time where social media is at its peak, if I may say. So I think हमें यही medium use करना चाहिए, and हम लोग करते भी हैं. We put out podcasts like this, videos on medical condition जो हम treat करते हैं, rare cases जो हमने treat किए हैं, common myths, a lot of flyers हम लोग we put out on our websites, on our YouTube channels, on our social media accounts, myths about condition that people think कि ऐसा होता है जबकि होता नहीं है. इसके अलावा हम लोग बहुत मेडिकल CMEs करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, विद जनरल प्रैक्टिशनर्स, पीडियाट्रिशियंस, उनको अपडेट करने के लिए कि इस कंडीशंस के लिए अब लेटेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं. बिकॉज ग्राउंड लेवल पे आप सबसे पहले जो पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो पीडियाट्रिशियंस और जनरल फिजिशियंस के पास ही जाते हैं. उनमें अवेयरनेस होना जरूरी है कि व्हेन टू सेंड द पेशेंट्स हमारे पास. सो वी नीड टू डू दैट. एंड पेशेंट्स के लिए भी हम लोग बहुत फ्लायर्स, आवर वेबसाइट्स हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. आई थिंक हम FAQs बहुत करते हैं, तो उससे दे कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि लेटेस्ट हम क्या कर रहे हैं. आई एग्री. अभी मैं देखूं तो लास्ट फ्यू इयर्स में पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं हमें पीडियाट्रिक ऑर्थो को ही दिखाना है, जबकि अर्लियर द ट्रेंड वाज डिफरेंट. दे डिडंट यूज टू न्यू हु इज़ अ पीडियाट्रिक ऑर्थो एंड हु इज़ अ ऑर्थो. सो आई कैन ऑल्सो सी दैट द बैलेंस इज शिफ्टिंग. सो आई वेरी राइटली अग्री विद यू. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्यों ज़रूरत है एक सुपर स्पेशलिस्ट की. अब आई वांट टू नो प्रैक्टिकली कि कैसे कुछ बच्चों में हम एक पॉजिटिव चेंज ला पाए हैं, या हाउ एक्चुअली इट हैज़ वर्कड आउट. सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट कैन यू शेयर अ फ्यू केसेस जिसमें वी आर एबल टू हेल्प बेटर एज अ सुपर स्पेशलिस्ट. सो दिस रियली हेल्प्स व्हेन वी वर्क टुगेदर, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रेयर केसेस को पकड़ के ट्रीट करते हैं. इनफैक्ट आई लाइक टू शेयर अ सिंपल डायग्नोसिस, बट वो चेंज जिससे हम लोगों ने उसको डायग्नोज किया. एक आई थिंक 8-year-old गर्ल बच्ची आई डॉक्टर गौरव के पास ही पहले आई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स का कंसर्न ये था कि वो बच्ची हाइट नहीं गेन कर रही है. डॉक्टर गौरव ने अपनी तरफ से इवैल्यूएट किया, जो भी बोन रिलेटेड इश्यूज था ही सॉर्टेड. ही स्टिल हैड हिज डाउट कि दिस इज नॉट एंटायरली, सिर्फ हड्डी रिलेटेड इशू नहीं है. देन ही सेंड टू मी. सो व्हेन आई वर्क देम अप, तब हमारे टेस्टिंग एंड रिजल्ट्स के हमें पता चला कि उस बच्चे को एक्चुअली सीलिएक डिजीज था, विच इज अ व्हीट एलर्जी. तो जो बच्चा कुछ भी खा रहा था, उसके बॉडी उसको यूज नहीं कर रहा था, इसलिए वो बच्चा पनप नहीं रहा था. तो वो बोन इशू या हार्मोन इशू की वजह से नहीं था कि वो इतना छोटा रह रहा था. इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर. बट क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से मिलकर डिस्कस करके इवेल्युएट किया, वी फाउंड अ सीलिएक डिजीज. एंड अभी हमारे फॉलोअप में शी इज डूइंग ब्रिलियंटली. वो लंबी भी हो गई है विदाउट सर्जरीज, विदाउट बोन ट्रीटमेंट, एंड ना एंडो ना ऑर्थो, बट वी फाउंड आउट कि कॉज क्या है, एंड नाउ शी इज ग्रोइंग वेल. एब्सोल्युटली. एंड ऐसे ऑन द अदर स्पेक्ट्रम इज जब when we've come across some rare cases. So एक I think again 5-year-old बच्चा आया डॉक्टर गौरव के पास काफ़ी टाइम से. उसकी हड्डियों का शेप बचपन से ही बोइंग है, बोन प्रॉब्लम्स है, वो ठीक नहीं हो रहा. सो द चाइल्ड वाज डायग्नोज्ड विद कैफीज डिजीज, जो एट द न्यूबॉर्न पीरियड में ही पता लग जाता है, क्योंकि हाइपरऑस्टोटिक बोन लीजन्स होते हैं. बहुत कुछ बोन के ऊपर लीजन्स होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होता है. तो एट बर्थ एक्सरेज देखने से लगा कि यस ट्रूली कैफीज है, एंड वैसे ही डायग्नोज होता है. बट जब तक इनके पास वापस 4-5 साल पे वो आया, जो चेंजेस आ जाने चाहिए थे, जो सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस सबसाइड होने चाहिए थे एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, उसका टाइम निकल गया. क्योंकि वो कैफी किसी ने लेबल कर दिया था, वो सालों तक वही डायग्नोसिस लेके बैठा रहा. तो जब हम लोगों ने फिर डिस्कस किया, वी रियलाइज कि ये कैफी के डायग्नोसिस का टाइम तो निकल गया है, हो सकता है ये कुछ और हो. Then we worked up and we got a genetic testing done, and we got the diagnosis of a gnathodiphaseal dysplasia, which is a very rare bone lesion, and जिसका workup और treatment completely अलग है. And I think he is working up the child and has planned further surgical steps for the child. Right. So एक और केस मुझे याद आ रहा है, जिसके अंदर वो बच्चा अराउंड 10 years का था और उसको बहुत ही सीवियर बोइंग थी उसके दोनों लेग्स में, दोनों अपर लिम्स में. देख के
उसको मुझे लग रहा था कि ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेंड बोन के अंदर ऑस्टियोजेनेसिस में ही होता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स के कारण। लेकिन उसकी हिस्ट्री बिल्कुल अलग थी, उसको कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं थी और शुरू के 4-5 साल वो बहुत अच्छा रहा, उसके बाद ही वो बोइंग डेवलप हुई। इससे मेरे दिमाग में एक सस्पिशन आया कि दिस डजंट लुक लाइक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एंड सिंस आई हैड टू करेक्ट दोज डिफॉर्मिटीज, सो आई wanted to have a opinion of Dr. Smita. जब मैंने आपके पास भेजा, we worked it, we got the genetic testing done and we found out that it is sponsostream dysplasia, which is altogether different than OI यानी osteogenesis imperfecta. और अभी वो हमारे follow-up में and he is scheduled for some surgeries to have better treatment. So इस तरीके से पेशेंट की ट्रीटमेंट, पेशेंट की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज हो सकती है अगर एज ए टीम काम किया जाए और एक अच्छा ट्रीटमेंट बच्चे को ऑफ़र किया जा सकता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों को पता नहीं होता कि एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या है और इनकी क्या ट्रेनिंग है, इन्होंने क्या पढ़ाई करी है, कितने ये एलिजिबल हैं हमारी बीमारी को या हमारे बच्चे को ट्रीट करने में। और ज़्यादातर क्योंकि ये नए फेलोशिप्स हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी थोड़े यंग होते हैं, तो पेशेंट को बहुत बार कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वेदर दी डॉक्टर इज़ ट्रेन्ड एनफ टू ट्रीट माई डिजीज़। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स दैट वॉट ऑल ट्रेनिंग गोज़ बिहाइंड टू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपका अगर हम बात करें तो वॉट ऑल ट्रेनिंग इज़ बैकिंग योर दिस पीडियाट्रिक एंडो। Yes, it's a very good question because pediatric endocrinology is a relatively new niche branch. बहुत सारे pediatricians को, like you rightly said, they don't even know कि pediatric adolescent endocrinology एक branch है. So starting के लिए, like all us doctors, we start 5 years of MBBS. उसके बाद post graduation MD pediatrics of 3 years. उसके बाद in Delhi we generally have a trend, we train for further few years as a pediatrician. So when you've mastered pediatrics, so I was assistant professor in Safdarjung till 2016, and then I did a 2-year training from Indraprasth Apollo, focusing only on pediatric endocrinology cases. So matlab, I think the whole journey of gaining the experience is, the training itself has been over I think 8 to 10 years and practicing for another 10 to 13 years. So maybe according to Dr. Gaurav हम दिखते young हैं, but trust me, we are not young in experience. So you're right, a lot of pediatricians also अभी awareness नहीं है कि pediatric and adolescent endocrinology is a new branch. It's relatively new, it's a niche branch. So to become a pediatric endocrinologist, first MBBS हम जैसे सब doctors बनने के लिए करते हैं. Then I trained 3 years to become MD pediatrics. Delhi में we train for another 3 to 5 years to master our MD pediatrics. So I was assistant professor Safdarjung pediatrics. Then I went on to do my fellowship in pediatric endocrinology for 2 years. So अगर training देखे जाए तो 8 to 10 years of training ही है in pediatrics and pediatric endocrinology. Add to it another 10 years, 13 years of experience. So like Dr. Gaurav said, हम लोग शायद दिखते young हैं, but we are not young in experience by any definition. So finally मैं आपसे जानना चाहूँगा कि we have a lot of patients in India who need expertise like yours. So how can we help? How can you as a peds endo help more and more patients in their pediatric endo issues? Thank you for bringing up this question. So first and foremost मैं ये बताना चाहती हूँ कि pediatric adolescent endocrinology के अंदर आता क्या क्या है। ब्लैंकेट में अगर बोले तो कुछ भी which is related to hormones in the body comes under pediatric endocrinology. Most commonly जो हम लोग देखते हैं diabetes in children. So सब जो ज्ञान देते हैं जो रिलेटिव से मेरे पेशेंट्स को मिलता है वो डायबिटीज के बारे में होता है, जो अडल्ट में होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज होता है। बच्चों में जो डायबिटीज होता है वो या तो टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो पेरेंट्स को शॉक होता है क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता कि बच्चों में डायबिटीज होती है, वो भी उसमें इंसुलिन लगती है। सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज विच इज मोर एंड मोर, आई हैव अ फ्यू पब्लिकेशंस आल्सो ऑन इट, इज बच्चों में म्यूटेशनल डायबिटीज भी होता है जिसे हम मोडी कहते हैं, दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। ये भी एडोलेसेंट बच्चों में होता है। ये दोनों कंडीशन
अडल्ट वाली डायबिटीज से कंप्लीटली अलग है. सो दिस इज द नीश फॉर पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट चिल्ड्रन. सेकेंड, थायराइड डिजीजेस. जो हम बड़ों में सोचते हैं, बच्चों में थायराइड डिजीज होती है. वही पेरेंट्स को शॉक होता है क्योंकि समटाइम्स न्यूनेटल या कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है. मतलब बच्चे को जन्म से थायराइड की दिक्कत होती है एंड उनकी दवाई डे 1 या डे 10 से शुरू हो जाती है, एज अर्ली एज डे 10. तो ये ट्रीटमेंट उनको लाइफ लॉन्ग चलता है. कभी कभी उसका टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट इज वेरी नीश. इट हैज टू बी पिक्ड अप वेरी अर्ली, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो बच्चों में होता है पहले 3 साल में 80% ब्रेन डेवलप होता है और ये डिपेंडेंट होता है थायराइड हार्मोन पे. तो अगर हमने अपना डायग्नोसिस करने में लेट किया तो हम अपने बच्चे की डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में, माइलस्टोन्स में हम फॉल्टर कर जाएंगे. ये बच्चे स्लो रह जाते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले. अनदर वेरी कॉमन कंडीशन दैट वी आर सीइंग नाउ, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है, इज अर्ली प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. मतलब 10 साल से कम एज की लड़कियों में पीरियड्स आना या 8 साल से पहले बॉडी में चेंजेस आना. द प्रॉब्लम इज, इसके साथ अक्सर वो पहुंचते हैं, राइटली मदर्स की गलती नहीं है, एनीथिंग रिलेटेड टू पीरियड्स दे गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, जो इसको ट्रीट नहीं करते, जो इसे नॉर्मल मान के छोड़ देते हैं. सो अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं बट ये नॉर्मल नहीं है. इसको सेफली बच्चों में ट्रीट किया जा सकता है विदाउट हार्मिंग देम. द आइडिया इज इसमें बच्चों को ट्रीट करें ताकि उनको फायदा हो, एंड इट इज ट्रीटेबल, इट इज मैनेजेबल. ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है. नेचुरल तब होगा अगर ये प्यूबर्टी बच्चों को 11, 12, 13 साल पे आए, 8 से 10 साल पे नहीं. सो दिस इज अनदर टॉपिक. देन ऑफ कोर्स जो बहुत ज्यादा मेरे पास आते हैं, आई थिंक हम दोनों के पास आते हैं, इज शॉर्ट स्टैचर. बच्चों में हाइट ना बढ़ना या ग्रोथ ना होना. यहाँ पे व्हाट आई लाइक टू से इज, हम दोनों के पास बहुत बार ऐसे बच्चे आते हैं, 18 साल पे पेरेंट्स आते हैं कि हमने 18 साल तक वेट कर लिया, अभी तक हाइट ही नहीं बढ़ी. हाइट तो 18 साल तक बढ़ती है. इट्स द बिगेस्ट मिथ. हाइट 18 साल तक नहीं बढ़ती. हाइट तब तक बढ़ती है जब तक बोन्स फ्यूज नहीं होती, हड्डियां जुड़ नहीं जाती. एज पेरेंट्स आपकी और मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हमारी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, इसलिए हम नहीं ग्रो कर रहे. हड्डी बच्चों में कब जुड़ती है? इट इज रिलेटेड टू प्यूबर्टी. सो जब हड्डी की उम्र लड़कियों में 14 साल और लड़कों में 16 साल हो जाए, उसके बाद हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल है. तो अगर पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं तो हाइट जल्दी रुकेगी. लड़कों में दाढ़ी मूंछ बहुत जल्दी आ रही है, आवाज जल्दी चेंज हो रही है 10-11 साल पे, तो हाइट जल्दी रुकेगी. तो अगर आपको लग रहा है कि 6 से 8 महीने में आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है, तो 18 साल तक वेट मत करिए. कंसल्ट योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और योर ऑर्थोपेडिशियन की हाइट के लिए आगे क्या किया जा सके. राइट. सो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, उसके बारे में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को एजुकेट कर पाएँ. यस, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली जो हमारा पैंडेमिक रहा था 2 साल के लिए, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं. पैंडेमिक तो ख़त्म हो गया पर हमारा वो लाइफस्टाइल अभी तक चेंज नहीं हुआ. स्विगी, जोमेटो पे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है, पेरेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे खुद ही ऑर्डर करके खाते हैं. बट इससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, लिपिड्स बढ़ना, फैटी लिवर होना, ये सब चेंजेस जो हम 40 साल के बाद देखते थे, डायबिटीज़ होना जो हम 40 साल के बाद देखते थे, अब वो 20 साल से कम के बच्चों में, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों में हमें मिल रहा है. उसके साथ इस सब से रिलेटेड थायराइड गड़बड़ा जाता है, पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं. मतलब होलिस्टिकली बच्चे की जो लाइफ है, जो एक बच्चे की होनी चाहिए थी, उसकी प्रॉब्लम्स अडल्ट की हो गई हैं. सो इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. जैसे ही वेट बढ़ना शुरू हो, कंसल्ट, ताकि आपको पता तो चले कि आपके बच्चे की बॉडी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप अवेयर हो और हम उसे करेक्ट कर सके, ट्रीट कर सके. राइट. सो थैंक यू Dr. Smita for elaborating on all these problems. I hope it will be very helpful for our viewers. I would also like to add one more point that अगर आपके बच्चे के पैरों में कोई टेढ़ापन है, बोइंग है, नॉकिंग है, तो जैसा डॉक्टर स्मिता ने बोला, डोंट वेट टिल स्केलेटल मैच्योरिटी कि 18 साल तक या लड़कियों का 16 साल तक होने तक वेट करते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा. कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो अगर 10-11 साल पे करे जाएं
तो एक छोटे से प्रोसीजर से एक इतनी बड़ी बीमारी को टैकल किया जा सकता है। अदरवाइज़ 16-18 पे उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही बड़ी और एक मेजर सर्जरी जैसा होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके बच्चे को अलाइनमेंट में ग्रॉस प्रॉब्लम है या ओबेसिटी है या कोई और बीमारी जो हमने डिस्कस करी है उनमें से कुछ है, तो आप बहुत टाइम वेस्ट ना करें, वेट ना करें मैच्योरिटी का। यू कंसल्ट सूनर देन लेटर टू हैव बेटर एंड मोर एफिशिएंट ट्रीटमेंट। And with this, I would like to thank Dr. Smita once again for being on our podcast, and I would like to thank all our viewers to watch this and gain from it. Thank you.